हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। एंड इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसका नेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर एंड टाइप्स ऑफ ऑफर। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम डील करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो, चूंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था हमारे पास वो 3 स्टेजेस में पास हुआ था। ठीक है, पहली स्टेज में क्या थी, एक ड्राफ्ट जो था वो प्रिपेयर हुआ था इंग्लैंड में बाय लॉ कमीशन। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या हुआ था हमारे पास, ये ड्राफ्ट जो था पार्ट्स में रिवाइज किया गया था उनकी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड हमारे पास हमने बहुत से कुछ एलिमेंट जो थे वो न्यूयॉर्क कोड से जो थे वो बोरो भी किए थे। एंड फाइनली थर्ड स्टेज में हमारे पास सर फिट्ज जेम्स स्टीफन जो थे, उन्होंने फाइनल रिवीजन जो थी उसको सुपरवाइज किया था एंड इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो ये अगर देखें तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पास हुआ है। अब हमारा जो ये एक्ट है ना, ये हमारे पास एग्जॉस्टिव नहीं है, इसको हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? अगर हम देखें तो हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा ऐसे बहुत सारे और एक्ट्स हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड चीजें डील होती है, जैसे टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सोबा, सिविल्स ऑफ गुड एक्ट, आपका पार्टनरशिप एक्ट। इन सारे एक्ट्स में भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं अलग अलग टाइप के, और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिए हुए, उनके लिए स्पेशल एक्ट्स है हमारे पास। तो इससे हमें ये बताता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, आप कभी उसे अकेले नहीं पढ़ सकते हो, आपको और भी बाकी एक्ट जो है वो रेफर करने पड़ेंगे। अगर हम हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर खोलें और उसमें अगर हम इसके प्रियम्बल पे जाते हैं, ठीक है, इसके अगर हम प्रियम्बल पे जाए तो क्या बोल रहा है इसका प्रियम्बल, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे इसने क्या वर्ड यूज किया है अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास जो वर्ड यूज हुआ है वो डिफाइन एंड अमेंड यूज हुआ है, कंसोलिडेट यूज नहीं हुआ है। क्योंकि जहाँ पे भी वर्ड कंसोलिडेट होता है उसका ये मतलब होता है कि उसने बाकी सारे एक्ट्स में जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की चीजें रिलेटेड थी वो एक जगह कर दिया, बट यहाँ तो ये वर्ड नहीं लिखा है। इसका मतलब हमारा प्रियम्बल भी ये बताता है कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हिस्ट्री इतना ही हमें ध्यान रखना, नेचर में यही कि हमारा वो एग्जॉस्टिव नहीं है, उसे हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका बेसिक, ये स्लाइड देखने से पहले एकदम बेसिक समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ऑफर दिया कि मुझे मेरा ये पेन सेल करना है, ठीक है, और आप लोग को कहा कि ठीक है हमें ये लेना है, आपने इसको एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है। फिर हमने अब क्या दिया, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या हुआ, मेरा कंसिडरेशन क्या हुआ, मैं आपको ये पेन दे रही हूँ, आपकी तरफ से कंसिडरेशन क्या हुआ, आप मुझे 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल इस पेन का दोगे, तो ये कंसिडरेशन हुआ आपके साइड से। तो जब मैंने आपको ऑफर या प्रपोजल, ऑफर एंड प्रपोजल इज द सेम थिंग, तो जब मैंने आपको ऑफर या प्रपोजल दिया और आपने सामने से एक्सेप्टेंस दिया तो ये बनी एक प्रॉमिस। और इस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हुआ, कंसिडरेशन क्या होती है, रियल वैल्यू जो अटैच होती है, रियल वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, वो मॉनिटरी टर्म्स में हो सकती है, सर्विस के टर्म्स में भी हो सकती है। तो जब भी एक रियल वैल्यू हमारे पास अटैच हो गई उसमें, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। और जब भी कंसिडरेशन अटैच होगा तो बनेगा हमारे पास अग्रीमेंट। और कोई भी अग्रीमेंट जो है वो अगर इनफोर्सिबल हुआ, इनफोर्सिबिलिटी आई उसमें सेक्शन 10 ऑफ द आईसीए के अकॉर्डिंग, जब वो इनफोर्सिबल हो जाएगा तो वो बनेगा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। अब इस स्लाइड को देखते हैं। एक प्रपोजल ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस आई, प्रॉमिस बना, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्योंकि दोनों साइड से प्रॉमिसेस होती हैं। फिर कंसिडरेशन ऐड हुआ हमारे पास जो कि रियल वैल्यू को होना चाहिए, अग्रीमेंट बनेगा। अब सारे अग्रीमेंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाते हैं, सिर्फ वही अग्रीमेंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कि सेक्शन 10 के एसेंशियल्स को फुलफिल कर ले। ठीक है, सेक्शन 10 में क्या है, हमारे पास कुछ एसेंशियल्स दिए, कुछ इनफोर्सिबिलिटी के क्राइटेरियाज दिए, अगर वो फुलफिल हो जाएंगे तो वो सारे अग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। हेंस जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सबके सब अग्रीमेंट होते हैं, पर जितने भी अग्रीमेंट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सबके सब कॉन्ट्रैक्ट बने ही बने। सेक्शन 10 के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, माइनर वगैरह नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट कभी भी किसी के दबाव में आके, मिस्टेक में, फ्रॉड में, ये सब में नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लो किसी का मर्डर करने के लिए, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कंसिडरेशन के नाम पे कह दिया कि ठीक है तुम मेरा ये काम करके आ जाओ, मैं तुमको इतना अमाउंट, इतना जो है ड्रग सप्लाई कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन तो नहीं हुआ ना। नेक्स्ट, अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसिवली टू बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर दिस एक्ट। क्या है ना, इस एक्ट के अंदर जगह जगह पे कुछ कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि वॉइड है, जैसे अग्रीमेंट रिलेटेड टू द रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड या मैरिज से रिलेटेड कुछ अग्रीमेंट्स है, यहाँ दिए हुए हैं, या हम आगे पढ़ेंगे इस लेक्चर सीरीज में कि कुछ कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वॉइड डिस्कस है, तो वो तो ऑलरेडी वॉइड है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट तो बनेंगे नहीं वैसे भी। तो ये हमारे पास ऊपर के कुछ एसेंशियल्स है जो अगर फुलफिल हो जाएंगे तो हमारे पास वो सारे के सारे अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
मैंने जैसे कि बताया कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले अग्रीमेंट तो बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बिना अग्रीमेंट बने तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी नहीं बन पाएंगे। बट एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वही बनेंगे जो सेक्शन 10 के एसेंशियल्स को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉजेस मैंने यहाँ लिखी हुई है 2A 2B। आप अगर अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोलेंगे तो आप अगर सेक्शन 2 में जाएंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज, तो वहां देखिए आपको यहाँ पे ये सारे के सारे डेफिनेशंस दिखेंगे। अब ये डेफिनेशंस को हम डील करेंगे डिटेल में जब हम एक एक करके इन टॉपिक्स को डील करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम प्रपोजल पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसमें ये 2A जो है अच्छे से डिस्कस करूंगी। जब एक्सेप्टेंस की हम बात करेंगे तब हम 2B भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, तो ये साथ साथ में जो है हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, प्रपोजल स्टार्ट करने से पहले क्या हमें कुछ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है जो हमारे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में भी है, साथ ही में हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी बार बार ही रिपीट होगी। स्टार्ट करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, जो भी सेक्शन 10 ये जो एसेंशियल्स है ना हमारे पास, जो भी इन एसेंशियल्स को फुलफिल कर लेगा वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? जो सेक्शन 10 के एसेंशियल्स को फुलफिल ना करे एक्सेप्ट फ्री कंसेंट। अभी फ्री कंसेंट वाली जो चीज है ना, इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, क्योंकि फ्री कंसेंट वाली चीज ना वो वॉइडेबल बनती है, तो ये बाद में देखते हैं। इसके अलावा ये सारी कंडीशंस जो है अगर इनमें से कोई भी फुलफिल ना हो रही हो तो वॉइड अग्रीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होता है अगर कोई भी अग्रीमेंट जो बना है हमारे पास, ठीक है, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास बना है उसमें जो कंसेंट है पार्टीज की वो फ्री कंसेंट नहीं है। मान लो अगर मैंने आपके साथ कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो मैंने आपके ऊपर फॉर एग्जांपल कोएर्जन करके किया, मतलब मैंने आपको आपके सर पे गोली रख के बोला कि भाई अग्रीमेंट जो है मेरे सामने साइन करो, और आपने जो है डर में, फियर में आपने साइन कर दिया और अग्रीमेंट एक बन गया। अब ये वॉइडेबल होता है बिकॉज यहाँ पे इट इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। अब आप अग्रीव पार्टी हो, आपने जो है फ्री कंसेंट नहीं थी, आपकी यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं थी, आप पे जो है कोएर्जन होकर मैंने कंसेंट दिया, तो आप जो है वो इन्फोर्स, आप जो है इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो कोर्ट में जाकर, पर आपको कोर्ट जाना होगा ये सब करने के लिए, अदरवाइज ये वैलिड ही माना जाएगा। आप अगर, लेकिन ये वॉइडेबल है क्योंकि ये आपके ऑप्शन पे ये इन्फोर्स हो सकता है, इसीलिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, याद रखना वॉइड अग्रीमेंट लिखा है पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा? दरअसल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, क्योंकि अगर वो वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं। वॉइड अग्रीमेंट होगा वो कभी जा ही नहीं पाएगा वहां तक, कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टेज तक। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कंसेंट तो दे दी, भले वो फ्री नहीं थी पर कंसेंट तो आपने दे दी ना, जैसे भी दी कंसेंट दे दी, वो बेसिकली हमारे पास ये देखो यहाँ पे आपने कंसेंट दे दी, तो वो इस स्टेज से इस स्टेज में जा चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। पर वो वॉइडेबल क्योंकि आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो आपके ऊपर, आपके ऑप्शन पे ये इन्फोर्सिबल, आप चाहे तो इसे वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो कोर्ट जाके। Definition पढ़ते हैं, if the contract has been formed and the consent of either party was not free, then it results into a voidable contract being enforceable only at the option of the one party। सिर्फ एक पार्टी के ऑप्शन पे ही इन्फोर्सिबल होती है, और अग्रीव पार्टी के ही ऑप्शन पे ही इन्फोर्सिबल होती है हमारे पास। ठीक है, वही वॉइड अग्रीमेंट क्या है? इफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 10 एक्सेप्ट फ्री कंसेंट, भी फ्री कंसेंट वाला तो वॉइडेबल होता है। आर नॉट फुलफिल देन इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट बीइंग नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, क्योंकि सेक्शन 10 के एसेंशियल्स फुलफिल नहीं हुए तो वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जहां पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो हमारे पास वो अनलॉफुल हो। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दे दिया, मान लो आपका ऑब्जेक्ट क्या था? आपका ऑब्जेक्ट था किसी का मर्डर करने का, या आपकी कंसिडरेशन में आपने क्या दिया? आपने ड्रग सप्लाई किया, या आपने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या कोई एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह सप्लाई कर दिए, तो वो सारे हमारे पास अनलॉफुल हो गए। तो वो तरह के जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो हमारे पास इलीगल अग्रीमेंट होते हैं। अब एक चीज अगेन यहाँ पे भी एक रिलेशन हम पढ़ेंगे, जितने भी इलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुना, जितने भी इलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं वो सबके सब वॉइड होते हैं। ऑब्वियसली वो इलीगल है तो वॉइड है, उसे हम कोर्ट जाके इन्फोर्स तो करवा नहीं सकते, लेकिन जितने भी वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो सब के सब इलीगल हो। फॉर एग्जाम्पल, माइनर के साथ अग्रीमेंट बनाया आपने, ठीक है, वो तो वॉइड होता है, इनफैक्ट वो वॉइड अब इन इश्यू होता है, दैट मींस वॉइड सिंस द इंसेप्शन। ये हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में जब हम कैपेसिटीज वगैरह पढ़ रहे होंगे। तो जब भी माइनर के साथ अग्रीमेंट होगा वो वॉइड होता है, लेकिन वो इलीगल नहीं है, वॉइड है, इलीगल नहीं है। तो इसलिए डिफरेंस है हमारे पास कि एवरी इलीगल अग्रीमेंट इज वॉइड बट एवरी वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट इलीगल। अब हम आगे बात करते हैं हमारे पास प्रपोजल या ऑफर। प्रपोजल इंडियन लॉ में हम कहते हैं, ऑफर इंग्लिश लॉ में कहते हैं। एक बात ध्यान रखने की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम इंडियन लॉ के साथ साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश लॉ को भी रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीजें जो है वो इंग्लिश केस लॉ से डिराइव हुई। बहुत सारे हम इंग्लिश केसेस पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे इंग्लिश केसेस के ही लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे, तो इस कारण से यहाँ पे हमें इंग्लिश लॉ में भी क्या चल रहा है साथ साथ वो देखना होता है।
तो प्रपोजल क्या है हमारे पास, वो फाउंडेशन स्टोन है, रूट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने की नींव शुरुआत तो प्रपोजल से होगी ना। कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट तब होगा जब मैं प्रपोजल दूं कि भाई मेरा ये पेन ले लो, मैं ये जब ऑफर दूं आपको, तो ही कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम एक बार सेक्शन में जाते हैं, हमारे पास प्रपोजल का अब हम देखते हैं। बैरक, सब लोग बैरक निकाल लें, उसमें हम देखेंगे हमारे पास 2A में प्रपोजल डिफाइंड क्या लिखा है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, व्हेन वन पर्सन, जैसे कि मैंने अपनी विलिंगनेस आपको दिखाई अपनी इस पेन को बेचने की, ठीक है, टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब एक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में हो सकता है। मतलब मैं कुछ बेचने के लिए भी कर सकती हूँ, कुछ ऐसा भी प्रपोजल दे सकती हूँ जिसमें मैं कहूँ कि ये करो और मैं ये अगर आप मेरे लिए कर दोगे तो मैं ये नहीं करूंगी, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, मैंने ये आपसे प्रपोजल दिया ही क्यों था, क्योंकि मेरा इंटेंशन आपसे एक्सेप्टेंस लेने का ऑफ दैट टू सच एक्ट और एब्सिनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है, अब इसको और हम तोड़ के पढ़ेंगे। ये फिलहाल एक मैंने जनरल डेफिनेशन बता दिया प्रपोजल क्या है। स्टार्ट करते हैं। पहली शब्द क्या लिखी है, पर्सन। पर्सन, अब यहाँ पर्सन वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सारे लीगल पर्सन आएंगे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी वगैरह, वो भी हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड होगी। ठीक है, अगला हम देखते हैं सिग्निफाइज। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन। सिग्निफाई मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मतलब प्रपोजल का कम्युनिकेट होना जरूरी होता है। ठीक है, एंड सेक्शन 4 हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहता है। ठीक है, सेक्शन 4 आप लोग निकाल ले। सेक्शन 4 क्या कहता है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो वही यहाँ पे जो हमारे पास लिखा है कि सिग्निफाई होना चाहिए, मतलब प्रपोजल ड्यूली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब वो सामने वाले के नॉलेज में आ जाए। ठीक है, नॉलेज में आना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा एक पर्सन जो कि प्रपोजल के इग्नोरेंस में काम कर रहा होगा, तो वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इसके ऊपर बहुत लैंडमार्क के केस भी है हमारे पास। ये 2 केसेस हम पढ़ेंगे जो कि इसी के ऊपर है, नॉलेज ऑफ द प्रपोजल के ऊपर है हमारे पास। सबसे पहले आता है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बहुत फेमस जजमेंट, एकदम लैंडमार्क जजमेंट है। क्या हुआ था इसमें डिफेंडेंट जो था उसका नेफ्यू जो था कहीं वो मिसिंग था, तो उसने अपने सर्वेंट्स को कहा कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आओ। सर्वेंट्स निकल गए ढूंढने के लिए। तब तक क्या किया हमारे पास, डिफेंडेंट ने एक हैंडबिल लगा दिया। हैंडबिल एक पैम्फलेट टाइप का होता है जिसमें मिसिंग, जैसे आप लोग देखते हो कहीं लगा रहता है बहुत जगह पैम्फलेट्स की, गुमशुदा लोगों का, ये ढूंढ निकालो तो हम इतने रिवॉर्ड्स देंगे। वैसा ही एक हमारे पास यहाँ पे डिफेंडेंट ने पैम्फलेट जो था वो चिपकाया कि हम जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसको हम इतना इतना रिवॉर्ड देंगे। लेकिन क्या हुआ, बस सर्वेंट ही जो है वो उसके नेफ्यू को ढूंढ के लेके आ गया। अब वो जब आया तो उसे पता लगा कि अच्छा उसके जो मास्टर थे उन्होंने ऐसा एक हैंडबिल, ऐसा एक रिवॉर्ड भी उन्होंने पब्लिश करवाया था। तो फिर उसने जो है क्लेम किया, उसने डिमांड किया उस रिवॉर्ड को। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा ही कैन नॉट रेज अ क्लेम फॉर रिवॉर्ड एज ही वाज इग्नोरेंट अबाउट द प्रपोजल। उसको प्रपोजल के बारे में पता नहीं था, प्रपोजल की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि प्रपोजल कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। क्योंकि प्रपोजल कम्युनिकेट कब माना जाएगा, एज पर सेक्शन 4 प्रपोजल कम्युनिकेट तब माना जाएगा जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाए। पर यहाँ तो नॉलेज में था ही नहीं, उसने इग्नोरेंस में काम किया। तो हेंस यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा एंड उसको कोई भी तरह का रिवॉर्ड क्लेम वगैरह जो है हमारे पास नहीं मिलेगा। अगला केस था हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। इसमें क्या था, ये भी सिमिलर केस था। यहाँ पे डिफेंडेंट का सन मिसिंग था और उसने एक हैंडबिल लगा दिया था वॉल पे कि जो भी ढूंढ के लेके आएगा उसको इतना जो है अवार्ड देंगे। अब इस केस में हमारे पास हरभजन लाल जो थे वो ढूंढ के ले आए, लेकिन वो ढूंढ के लाए, लेकिन उनको नॉलेज था, उन्होंने पहले वो रिवॉर्ड पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा कि अच्छा ऐसा ऐसा चाइल्ड मिसिंग है, ये रिवॉर्ड है, और फिर वो उसको एज एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो ढूंढ के लेके आए। अब यहाँ जो उन्होंने ये काम किया था, उनको क्या था, इंटाइटल थे वो रिवॉर्ड लेने के लिए, क्योंकि ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उनको नॉलेज थी उस प्रपोजल की, उनको पता था कि ऐसा कोई प्रपोजल जो है पब्लिश हुआ है। तो यहाँ नॉलेज थी, इसलिए यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिला। यहाँ इसको रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे नॉलेज नहीं थी। आगे हम बात करते हैं, फॉर अ वैलिड प्रपोजल देयर हैज टू बी डिजायर या विलिंगनेस टू मेक अ प्रपोजल। एक डिजायर विलिंगनेस होनी चाहिए प्रपोजल देने की, मियर शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल कि पता है मुझे ना मेरे ये पेन जो है बेचना है, देखती हूँ मैं इस वीक के एंड तक बेचूंगी, अब मैं ये आपको मियर सप्लाई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं अपनी विलिंगनेस डिजायर आपको बेचने के लिए नहीं दिखा रही हूँ। तो इस कारण से यहाँ पे आपकी क्लियर डिजायर होनी चाहिए, क्लियर विलिंगनेस होनी चाहिए, जो स्पेसिफिक, क्लियर, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, ताकि कंसेंसस एड इडम हो सके। कंसेंसस एड इडम क्या होता है, अग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस होना चाहिए। ठीक है, इंटेंशन या पर्पस मस्ट बी टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। मेरा इंटेंशन आपको ये
इन्फॉर्मेशन शेयर करने से ये होना चाहिए कि मुझे ऐसा मेरी विलिंगनेस है, मेरी पर्पस है कि मुझे आपसे एक एक्सेप्टेंस मिलेगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मैं आपसे एक्सेप्टेंस लूंगी, तो वो हमारे पास उस केस में प्रपोजल नहीं होगा। हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे, मेरे पास लिखा हुआ है कि विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। विद द व्यू मतलब हमारा जो पर्पस है वो यही है कि मुझे आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए, तभी वो प्रपोजल कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं बस रैंडम एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे रही हूँ कि मेरे पास एक घर है, मुझे वो बेचनी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी विलिंगनेस दिखा रही हूँ आपको बेचने के लिए। वो सिर्फ एक नियर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी तो वो एक इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? ये इन्विटेशन ऑफर का पर्पस होता है नॉट टू इनवाइट, नॉट टू मतलब इनवाइट एक्सेप्टेंस बट टू इनवाइट ऑफर्स। ठीक है, ये होता है यहाँ पर इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब। ठीक है, यहाँ पे जब एक ऑफर होती है तो आपका इंटेंशन क्या होता है कि सामने वाला एक्सेप्टेंस देगा, बट इन्विटेशन टू ऑफर में मेरी इंटेंशन होती है कि सामने वाला ऑफर देगा। फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इन्विटेशन टू ऑफर को समझने के लिए, वो है हमारा ऑक्शन वाला। जब कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन होती है और आप एक एडवर्टाइजमेंट जो है आपने जो है जारी किया अपने एडवर्टाइजमेंट ऑक्शन के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, जो सारे लोग आते हैं जिनको प्रॉपर्टी में आपके इंटरेस्ट होता है, वो सब बिड्स लगाते हैं कि ठीक है मुझे प्रॉपर्टी कोई 1 करोड़ बोल रहा है, कोई 2 करोड़ बोल रहा है, फिर कोई 5 करोड़ बोल रहा है, और आपको जिसका पसंद होता है, जिसकी आपको सबसे रीजनेबल और हाईएस्ट वैल्यू लगती है, आप उसका एक्सेप्ट कर लेते हो। तो जब मैंने ये एडवर्टाइजमेंट निकाली कि भाई मुझे मेरी एक प्रॉपर्टी बेचनी है, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर है। सारे लोग आके जो बिड्स लगा रहे हैं वो ऑफर है, और जब मैं उसमें से किसी एक बिड को एक्सेप्ट कर लूंगी तो वो मेरा एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, सेम यही जो मैंने फैक्ट्स आपको जैसे मैंने बताया, सेम ये हैरिस वर्सेस निकर्सन के केस में हुआ था, जहां एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन को इन्विटेशन टू ऑफर माना गया था, बिड्स को ऑफर, और जब कोई भी कैसे ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, अपॉन द फॉल ऑफ द हैमर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये हमारे पास इन्विटेशन टू ऑफर होता है। इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं आपके, जैसे आप कैटलॉग्स वगैरह जब देखने जाते हो, किसी फॉलोइंग आप बुटीक में गए, वहाँ कैटलॉग्स क्या बुक देखते हो, वो भी इन्विटेशन टू ऑफर है। मेन्यू कार्ड देख रहे हो, एटीएम देख रहे हो, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर में आपका इंटेंशन क्या होता है कि सामने से ऑफर्स आएंगे। ठीक है, पर ऑफर में क्या होता है कि सामने से एक्सेप्टेंस आएगा। ऑफर में एक्सेप्टेंस कौन देता है? सामने वाली पार्टी। इन्विटेशन टू ऑफर में एक्सेप्टेंस कौन देता है? वही जो ऑफर इन्वाइट कर रहा है ऑफर के लिए, वही एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है, 2 केस है हमारे पास इन्विटेशन टू ऑफर के लिए, लैंडमार्क केसेस है दोनों, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस गुड कैश केमिस्ट लिमिटेड। एक केस मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, ये वाला भी हमारा इन्विटेशन टू ऑफर से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया था, जो मेडिसिन डिस्प्लेड है हमारे पास शेल्फ में, उसे इन्विटेशन टू ऑफर कहा गया था। उसे ऑफर नहीं कहा गया था, क्यों? टू अवॉइड बिजनेस इनकन्वीनियंस एंड हार्म कॉज टू द कंज्यूमर्स। बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो मेडिसिन डिस्प्ले ऑन द शेल्फ है, इसे इन्विटेशन टू ऑफर कहा गया था, ऑफर नहीं। और ये क्यों ऐसा? क्योंकि कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस ना। क्या है ना, एक्चुअली मान लो फॉर एग्जांपल मेडिसिन लगी हुई एक आपकी दुकान में मेडिसिन है, अब मान लो अगर वो ऑफर होती तो कोई पर्सन आता बोलता मुझे फॉर एग्जांपल इनमें से ये रेड बॉटल वाली मेडिसिन चाहिए, तो वो आके ये बोलता तो एक्सेप्टेंस हो जाता है, यहाँ पे एक बाइंडिंग प्रॉमिस क्रिएट हो जाता। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद अपनी बात से मुकर नहीं पाता। मान लो वो अगर मेडिसिन एक्सपायरी हुई तो ठीक है, अब अगर वो ऑफर होता तो उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कहने का नहीं आई डोंट वांट टू गिव यू दिस बिकॉज ये एक्सपायर हो गया है। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर है तो एक्सेप्टेंस किसके हाथ में? ओनर के हाथ में, जो मेडिसिन शॉप चला रहा है उसके हाथ में हमारे पास एक्सेप्टेंस है। तो वो चाहे तो वहां डिनाई कर दे, वो बोल दे कि नहीं एक्सपायरी है, मैं आपको दूसरी पैकेट जो है लाके दे रहा हूँ मेडिसिन की। तो इस कारण से इसे इन्विटेशन टू ऑफर माना गया था, ताकि कोई भी बिजनेस इनकन्वीनियंस ना हो, इनफैक्ट जो कंज्यूमर और कस्टमर्स जो है उनको भी हम हार्म से बचा पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्वी वर्सेस फेसी का केस, जिसे हम मोस्ट पॉपुलरली जानते हैं बम्पर हॉल पेन केस के नाम से। इस केस में क्या था, जो प्लेंटिफ था उसने क्या था हमारे पास, उसने एक टेलीग्राम जो है सेंड किया था डिफेंडेंट को स्टेटिंग कि आर यू विलिंग टू सेल बम्पर हॉल पेन। बम्पर हॉल पेन एक प्रॉपर्टी थी इनकी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट से पूछा कि आप विलिंग है क्या सेल करने के लिए, और अपना लोएस्ट प्राइस बताइए। तो डिफेंडेंट ने क्या रिप्लाई दिया कि लोएस्ट प्राइस जो है वो 900 ग्राम्स है। अब प्लेंटिफ ने दूसरे में कहा कि ठीक है आई एक्सेप्ट दिस ऑफर, उसने अग्री कर दिया। अब ये हेल्ड किया गया था कि डिफेंडेंट का जो टेलीग्राम था वो सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर था और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, इसलिए यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि उसने जो ये कहा 900 पाउंड्स है मेरे बम्पर हॉल पेन की प्राइस, उसने जो कोट की, उसने बस एक नियर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन किया। वहां पे उसकी तरफ से देखा जाए तो एक इन्विटेशन टू ऑफर था, या हम कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था उसकी साइड से, वो ऑफर नहीं था उसकी साइड से वो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसका मैंने यहाँ लिख दिया कि एक में इंटेंशन जो होता है हमारे पास ऑफर लेने का होता है, एक में एक्सेप्टेंस लेने का होता है, ये मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ।
अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर देखें तो सबसे पहले मेरे पास आता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? विच इज मेड टू द पब्लिक एट अ लार्ज, जो पूरे वर्ल्ड को दिया जाता है ये ऑफर, ठीक है। इस केस में ऑफर आइडेंटिफाइड नहीं होता, जैसे हमारे पास पिछले वाले केस में मैंने बताया था हरभजन वर्सेस हरचरण वाला, जो हरभजन वाला जो केस था, उसमें हमारे पास क्या था, उसने एक पैम्फलेट चिपकाया था, हैंडबिल चिपकाया था, ऑफर दिया था उसने, तो एक जनरल ऑफर था हमारे पास, ठीक है। उसमें से कोई भी जो भी मेरे बेटे को ढूंढ लाएगा उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। उसमें ऑफर ही आइडेंटिफाइड नहीं था, हमें नहीं पता था कि कौन एक्सेप्ट करेगा उसको, तो एक जनरल ऑफर था। ओपन फॉर एक्सेप्टेंस एट अ वर्ल्ड एट अ लार्ज के लिए ओपन था। एनीवन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर बाय परफॉर्मिंग द टर्म्स ऑफ अ प्रपोजल विल बी अ वैलिड एक्सेप्टर एज पर सेक्शन 8। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं होता, क्योंकि आप खुद ही समझो, जब एक जनरल ऑफर है तो वो तो वर्ल्ड एट अ लार्ज पे, अब कौन कौन आके कम्युनिकेट करेगा ऑफरर को कि भाई ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं ढूंढने के लिए तुम्हारे बच्चे को, ऐसा तो नहीं है ना। मियरली जो भी उस जनरल ऑफर की कंडीशंस को परफॉर्म कर दे, उस केस में जो है उसे वैलिड एक्सेप्टेंस हमारे पास माना जाएगा। इसी के ऊपर हमारे पास एक लैंडमार्क केस है, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। ये केस बहुत लोगों ने सुना भी होगा और ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस में हुआ क्या था, यहाँ पे जो डिफेंडेंट की कंपनी थी ना, उन्होंने एडवर्टाइज किया, उन्होंने कहा, उन्होंने बेसिकली मेडिसिन बनाई थी, ये स्मोक बॉल नाम की उन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी, जो कि इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी होती है, इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है, उसको क्योर करने के लिए बनाई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब मैनर में खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर होता है किसी को तो हम उसे 100 पाउंड जो है वो देंगे एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। अब प्लेंटिव जो थी उन्होंने फॉलो किया उसको, सेम उसी जो भी मेडिकेशन जिस भी तरह से प्रिस्क्राइब थी वैसे उन्होंने उसको कंज्यूम किया, लेकिन स्टिल उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। तो उसके बाद उन्होंने क्लेम किया कि भाई मुझे अब रिवॉर्ड दो। तो इस केस में डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल एज इट वाज अ जनरल ऑफर, क्योंकि एक जनरल ऑफर था मेड टू द वर्ल्ड एंड द प्लेंटिव एक्सेप्टेड द ऑफर बाय परफॉर्मिंग इट्स टर्म। और यहाँ पे जो प्लेंटिव थी उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, कैसे? क्योंकि उन्होंने मियर जैसे उन्होंने सारे टर्म्स को परफॉर्म कर दिया, ये माना जाएगा कि उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे डिफेंडेंट जो थे वो लायबल थे। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जब किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है, मान लो मैं अगर सिर्फ आपको ऑफर दूं ये पेन सेल करने का, तो वो स्पेसिफिक ऑफर होगा। वही मैं ये पेन सेल करने की पैम्फलेट चिपका डालूं कहीं पे कि मुझे ये पेन सेल करनी है, किसी को भी जिसको जो भी इंटरेस्टेड आ जाए, तो वो जनरल ऑफर हो गया, ठीक है। ये स्पेसिफिक पर्सन, ये स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन को भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक इंसान हुआ, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है कि ठीक है मैं जो इस पर्टिकुलर लॉ कॉलेज जो है इनको इनके बच्चों को ये ऑफर दे रही हूँ, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्लास को भी हो सकता है। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी ड्यूली कम्युनिकेटेड, पर स्पेसिफिक वाले में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस ड्यूली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए एज पर सेक्शन 3। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारे पास काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि ठीक है मुझे ये पेन जो है सेल करनी है 1000 रुपीज़ में, आपने कहा ठीक है मुझे ये पेन लेनी है पर मुझे 800 रुपीज़ में लेनी है। अब जो ये आपकी साइड से आया वो एक काउंटर ऑफर है, क्यों? क्योंकि एक कंडीशन आपने कंडीशन लगा दी यहाँ पे एक्सेप्टेंस देते हुए कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस आपने मेरे पास दिया, ठीक है। तो काउंटर ऑफर क्या है? देयर इज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड का मतलब होता है हमारे पास कंडीशनल एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टेंस चेंज द टर्म्स ऑफ द ऑफर। अब क्या है, एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है कि ठीक है मैंने ऑफर दिया तो आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस होगी है। एक्सेप्टेंस हमारे पास तब मानी जाती है, एक बार सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 7 तब मानी जाती है जब एक एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड हो। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है हमारे पास? कंप्लीटली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑफर का आधा पार्ट एक्सेप्ट किया आधा पार्ट आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब एब्सोल्यूट होनी चाहिए। और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए हमारे पास। अनक्वालिफाइड मतलब क्या होता है हमारे पास? अनकंडीशनल होनी चाहिए। कई बार ना ये क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड ये कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग बैराक के आगे ना एक बार ये लिख लो आप लोग सब अपनी बैराक के आगे, अनक्वालिफाइड मीन्स अनकंडीशनल, ठीक है। तो अगर हमारे पास if a person modifies the terms of the offer then it is not a valid acceptance, rather it is a counter offer। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास qualified acceptance हो गया, acceptance को qualify कर दिया आपने, एक condition लगा दिया आपने। in such offers the original offer gets exhausted the moment counter offer is made। जैसे ही counter offer आपकी तरफ से आया कि आपको ये पेन 800 में चाहिए, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल ऑफर था 1000 रुपीज़ का वो एग्जॉस्ट हो गया। अगला बात करते हैं हम क्रॉस ऑफर। अब क्या होता है, कई बार क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफर इन सब में कंफ्यूजन होता है। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर होता है, एक एग्जांपल समझते हैं इसको भी। जैसे मान लो मैंने आपको चिट्ठी लिखी और मैंने कहा कि मुझे अपना ये पेन सेल करना है 1000 रुपीज़ में आपने भी साइमल्टेनियसली सेम दिन में ही बिना जाने कि मैंने ऐसा कोई ऑफर आपको दिया है, आपने भी मुझे एक लेटर लिखा कि आपको मेरा ये पेन चाहिए 1000 रुपीज़ में। अब यहाँ पे क्या थे, 2 साइमल्टेनियस ऑफर थे सेम पार्टीज के बीच में, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम टर्म्स एंड कंडीशन में, बट बोथ द पार्टीज वेर अनअवेयर कि ऐसा कुछ जो है ऑफर दोनों ने एक दूसरे के लिए भेजा है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। एक बार पढ़ लेते हैं।
टू साइमल्टेनियस ऑफर बिटवीन द सेम पार्टीज। इस एग्जाम्पल में मैं और आप मान लीजिए सेम पार्टीज कंटेनिंग सेम सब्जेक्ट मैटर एंड टर्म्स भी सेम, दोनों को 1000 रुपये में चाहिए। बोथ द पार्टीज आर अनअवेयर, दोनों पार्टीज अनअवेयर है कि ऐसा कोई एक ऑफर दोनों ने दूसरे को दिया है। देयरफॉर इफ आइदर ऑफ देम इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। दीज ऑफर्स नेवर एग्जॉस्ट ईच अदर। ये ऑफर्स कभी भी एग्जॉस्ट नहीं करते हैं ईच अदर को। मैंने अगर आपको एक ऑफर दिया है और आपने भी अपनी तरफ से ऑफर दिया है ये खरीदने का, दोनों एक दूसरे को एग्जॉस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। और आइदर ऑफ देम जो भी एक्सेप्ट होगा वो फिर प्रॉमिस बन जाएगा। एक केस है हमारे पास लैंडमार्क अगेन टिन वर्सेस हॉफमैन का। इसमें क्या हुआ था, दो ऑफर्स थी हमारे पास, सेल एंड परचेज ऑफ 800 टन्स ऑफ आयरन एट 70 सेंट्स पर टन। इस अमाउंट पे जो है 800 टन्स जो था आयरन लेना था, सेल परचेज था। एक ने कहा कि मुझे सेल करना है इतना, सामने वाले ने कहा कि मुझे परचेज करना है इतना, ठीक है। दीज ऑफर्स वर मेड एट द सेम टाइम। ये सेम टाइम पे किए हुए ऑफर्स थे, सेम पार्टीज के बीच में थे और दोनों ही पार्टीज अनअवेयर थी इसके बारे में। तो ये हेल्ड किया गया कि नो क्लेम लाइज अंटिल आइदर ऑफ देम गेट्स एक्सेप्टेड। या ये कहा गया क्रॉस ऑफर है बेसिकली, और तब तक कोई क्लेम अराइज नहीं होगा जब तक कोई भी इनमें से एक एक्सेप्ट ना हो जाए। क्योंकि देखो काउंटर ऑफर में तो क्या होता था, जैसे आपने मुझे दूसरा ऑफर दिया 800 रुपीज़ का, पहला ऑफर ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट हो जाता था, पर क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर वो जो होता है हमारे पास बाइंडिंग प्रॉमिस में कन्वर्ट होता है। तो ये जो था हमारा ख़त्म हुआ है लेक्चर। एक बार हम इंडेक्स में जाते हैं, ठीक है। देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईसीएम मैंने बता दी कैसे 3 स्टेजेस में पास होता है। नेचर क्या होता है, एग्जॉस्टिव नहीं है, आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, काफ़ी सारे एक्ट्स को साथ में लेके हमें रेफर करना होता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगा हमारे पास, प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस में फिर उसके बाद क्या कंसिडरेशन ऐड होगी, अग्रीमेंट बनेगा, अग्रीमेंट जब लीगली इन्फोर्सेबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रपोजल देखा, प्रपोजल हमने स्टडी किया सेक्शन 2A के बारे में, सेक्शन 2 क्लॉज A हमने देखा प्रपोजल क्या क्या होते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर और प्रपोजल में क्या डिफरेंस होता है दोनों में वो देखा हमने, और कुछ टाइप्स ऑफ ऑफर हमने देखे, ठीक है। अब ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट है जिसमें पूरी तरीके से प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।